नमस्कार, हेलो बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ओटी और एमपी बोर्ड 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम 10 चैप्टर की ओटी कर चुके हैं। अगला जो 11 जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं रिक्त स्थानों से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फिलअप है हुआ है, यह 10 चैप्टर तक मैं करा चुका हूँ। यह चैप्टर नंबर 11। ठीक है, यह है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है जीव और समष्टि यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो फिलअप है इसमें क्या भरा जाएगा से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती है। देखो, सबसे पहले कोई जनसंख्या है, पहले से जो मौजूद जनसंख्या है उस जनसंख्या में अगर और जनसंख्या जुड़ जाए तो है ना, तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जन्म ज्यादा हो गए हैं और किसी समय पर जो जन्मी हुई जो जनसंख्या है समष्टि में या जनसंख्या में जुड़ने वाली जो जनसंख्या है उसे कहा जाता है क्या, जन्म दर। उसे क्या कहा जाता है, जन्म दर। ठीक है, एक एक करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप बने रहिए और देखते चलिए, इन्हीं में से आएगा। हमने कोशिश करी है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो ओटी है, और ये ओटियाँ जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो एनसीईआरटी से क्या कवर की गई है, टोटल एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, इस बात का पूरा विश्वास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा है, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की जो संख्या है उसे कहा जाता है मृत्यु दर। क्या कहा जाता है, मृत्यु दर। अगला देखिए, फिलअप उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। इस ये मतलब क्या कहना है, इसका मतलब यह है कि जैसे कोई जनसंख्या है कहीं पर निवास करती है, उस जनसंख्या में बाहर से कोई व्यक्ति, कोई जनसंख्या आ गई हो, बाहर से कुछ व्यक्ति आ गए हों, तो उन व्यक्तियों का क्या हुआ है, उन व्यक्तियों का हुआ है यहाँ पर आप्रवासन। क्या हुआ है, आप्रवासन। इंग्लिश में से इमाइग्रेशन या इमीमाइग्रेशन क्या कहते हैं। ठीक है, IMMIGRATION, इमाइग्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी जनसंख्या में से अगर कुछ व्यक्ति बाहर चले जाएं, जनसंख्या में से बाहर चले जाएं, तो उसे कहा जाता है हिंदी में उत्प्रवासन। उत्प्रवासन, और इसे इमाइग्रेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव। इसके ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी को ना लाभ होता है और ना ही हानि हो, तो इसको एक इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जाति को लाभ हुआ यानी प्लस, और दूसरी जाति को क्या है, जीरो। ये मैं ऐसे क्यों दर्शा रहा हूँ, क्योंकि आगे इसके इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, प्लस और जीरो। तो प्लस जीरो का जो संबंध है उसे कहा जाता है सहभोजिता। तो इसमें क्या भरा जाएगा, सहभोजिता। राइट, मोस्टली कुछ स्टूडेंट होते हैं वह सहभोजिता को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे साथ साथ भोजन करने वाले जो जीव हैं उसको सहभोजिता कहते हैं, लेकिन नहीं, सहभोजिता को इंग्लिश में कॉमन सेलिंग कहते हैं। इसमें एक ऐसा संबंध दर्शाया जाता है जिसमें एक जाति को जो लाभ होता है दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि। इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है, इसमें भरा जाएगा सहभोजिता। ठीक है, आइए। दूसरा है, शरीर में विशेष रसायन होने के कारण वह अपने परवच्छी के लिए बहुत ही अरुचिकर यानी स्वाद में खराब है। देखो, ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में कोई केमिकल है और उस केमिकल की वजह से अगर कोई चिड़िया उसको खाती है या कोई परवच्छी या कोई शिकारी उसे खाता है तो शिकारी को बुरा लगता है, टेस्ट खराब लगता है उसका। टेस्ट खराब होने के कारण कोई चिड़िया है वो किसी को खाती नहीं, तो किसको नहीं खाती है। इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है मोनार्क तितली। मोनार्क तितली के बारे में थोड़ा बता दूं। मोनार्क जो बटरफ्लाई है, मोनार्क तितली है, उसके शरीर में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से अगर उसको कोई चिड़िया खाती है तो चिड़िया को वो टेस्ट में खराब लगती है, अरुचिकर लगती है, स्वाद में खराब लगती है। ठीक है, इस वजह से क्या है, वह शिकार होने से बच जाती है। तो यह शिकार में जो बचने की जो विधि है उसमें भी आती है। ठीक है, इसमें मोनार्क बटरफ्लाई आ जाएगी। अगला है, दक्षिण अमेरिका में एक जगह है, वहां पे क्या हो जाता है, उन झीलों में आगंतुक एक चिड़िया है जिसका नाम है फ्लेमिंगो।
तो ये जो फ्लैमिंगो है और वहीं की आवासी जो मछलियां हैं, तो फ्लैमिंगो और मछलियां, फ्लैमिंगो वहां पर वो भी क्या है, कुछ जीवों को खाती है, मछलियां भी जीवों को खाती हैं। उन दोनों में कंपटीशन हो जाता है, यानी स्पर्धा हो जाती है। और कंपटीशन किसके लिए होती है, ये पूछा गया है। कंपटीशन होती है किसके लिए, तो वो होती है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन, ठीक है। ये फाइटोप्लैंक्टन है, पौधे की तरह क्या है, छोटे छोटे क्या है जो जीव हैं, जिनको क्या है जो मछलियां वगैरह खाती हैं, ठीक है। राइट। अगला देखें, कौन सा नियम यह बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली निकटतम जो जातियां हैं अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं। ऐसा कौन सा नियम है, वो नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि अगर दो जातियां हैं, अगर वो एक ही चीज के लिए कंपटीशन कर रही हैं, तो उन जातियों में अनंत काल तक वो साथ साथ नहीं रह सकती हैं। ऐसा कौन सा नियम है, ये नियम है गॉस का स्पर्धा अपवर्जन नियम, ठीक है। इस नियम के साथ गॉस ने एक नियम दिया है, जिसमें क्या होता है, कंपटीशन करने वाले दो जातियां हैं, वह लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती हैं। तो ये उनने है ना स्टेटमेंट दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑर्फिस नाम भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन ऑर्किड मत्स्यिका के एक जाति परागण कराने के लिए किसका सहारा लेता है। देखिए इसमें क्या है कि एक ऑर्किड है, ऑर्किड, ऑर्किड नाम का पौधा होता है, तो वह परागण करने के लिए एक घटना है उसका सहारा लेता है। उस घटना को कहते हैं लैंगिक कपट। उसमें क्या होता है, जो पुष्प होता है, फूल होता है, वह फीमेल की तरह, मादा की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो इसको लैंगिक कपट या सेक्सुअल डिसीज कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, लैंगिक, लैंगिक कपट, राइट, सेक्सुअल डिसीट। आगे देखिए, आगे बढ़े कि सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप प्राणी संबंधों में पाए जाते हैं। तो सहजीविता, इसमें क्या आएगा, सहजीविता। यह क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है सहजीविता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से उदाहरण पादप और प्राणी संबंध में, यानी पौधा और जो प्राणी होते हैं उनके बीच में ऐसा संबंध पाया जाता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कैसे, वो ऐसे है, जैसे क्या है, एक कीट है, वो फूल पर पहुंचा, तो कीट है फूल पर जाएगा तो वहां पर क्या है, उसको परागकण जो है वो प्रदान करेगा, लेकिन बदले में जो फूल है उसको भोजन पानी वगैरह क्या देगा। इन दोनों को आपस में फायदा हुआ, तो यह संबंध क्या है, कैसा हो गया, सहजीविता। सहजीविता संबंध में क्या होता है, दोनों को एक दूसरे को फायदा होता है। आगे देखें, जहां पशु चरते हैं उसके पास बगुले हैं, वो भी आते हैं। तो यह उदाहरण कैसा है, यह उदाहरण सहभोजिता का है। सहभोजिता, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉमनसेलिज्म, सहभोजिता का उदाहरण है। क्या होता है इसमें, मैंने आपको कई बार बताया है, क्या होता है, जैसे गांव में कई जगह पे क्या होता है, जो पशु चरते हैं, भैंस है, गाय है, वो चरते हैं, तो उनके चरने की वजह से वहां पर वो चरने से क्या, वो घास हट जाता है, तो उस घास में से कीड़े निकलते हैं, तो उन कीड़ों को बगुले खाते हैं। तो लेकिन अब इसमें क्या हुआ, क्या भैंस ने क्या है उनको कीड़े उपलब्ध करवाए, नहीं, वो तो अपना काम कर रही है, बगुले हैं वो वहां पे पास में आ जाते हैं। जैसे बगुले को क्या है, लाभ हो जाता है, भैंस को ना लाभ है, नफा है, हानि है। इस तरह के संबंध को क्या कहा जाता है, सहभोजिता, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर देते हैं। दो वानस्पतिक क्षेत्रों के बीच का संक्रमण प्रदेश क्या कहलाता है, इसको इकोटोन कहा जाता है, इंग्लिश में इकोटोन या संक्रमिका, ठीक है, संक्रमिका। अगला, ऐसे जीव जो दूसरे के मृत शरीर का भक्षण करते हैं, ऐसे जीवों को कहा जाता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि मृत शरीर को खाने वाले क्या जो जीव है उनको कहा जाएगा मृतोपजीवी, राइट। तो इनमें क्या है, कौन कौन आ जाएगा मृतोपजीवी में, जैसे कवक हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया है ना, और भी आते हैं काफी। आगे लाइकेन जो उदाहरण है, सबसे पहले लाइकेन समझ लो। लाइकेन कोई जीव नहीं है, लाइकेन क्या है, दो जीवों का एक संबंध है, और उन जीवों में क्या कौन कौन है, शैवाल है और कवक है।
तो शैवाल कवक मिलाकर उनको लाइकेन कहते हैं। और इस तरह का जो संबंध कैसा है, सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध का मतलब होता है दोनों जीवों को लाभ होता है, शैवाल और कवक को। आगे बढ़ते हैं। इस पारस्परिक क्रिया में परस्पर क्रिया करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। तो अभी यह भी क्या है, सहजीविता हो गया। सहजीविता, सहजीविता का दूसरा नाम जो है वह सहपरोपकारिता भी है। यानी दो जातियां हैं, परस्पर साथ में रहती है, दोनों एक दूसरे पर उपकार करती हैं, भला करती हैं दोनों एक दूसरे को। तो ऐसी क्या है क्रिया को क्या कहते हैं, सहजीविता। आगे देखें, कवक तथा उच्च कोटि के जो पौधे हैं उनकी जड़ों के मध्य संबंध क्या कहलाता है, इसको संबंध को कहते हैं, कवक और उच्च कोटि के पौधों की जड़ों के मध्य संबंध, इसको माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा में हिंदी में कहा जाता है कवक मूल। क्या कहा जाता है, कवक मूल, राइट। आगे बढ़िए। जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। देखो क्या होता है, समय के साथ में जो जीव है वो वृद्धि क्या करते हैं, तो वृद्धि को दर्शाने के लिए, समय के साथ में कैसी वृद्धि होती है उसको दर्शाने के लिए दो कर्व है, दो वक्र है वो बनाए गए हैं। एक जे प्रकार का और दूसरा एस प्रकार का। जे प्रकार का जो वक्र है वह है, उसको चर घातांक की वृद्धि कहते हैं। एस प्रकार की जो वक्र है उसको लॉजिस्टिक या संभार तंत्र वृद्धि कहते हैं, राइट। प्रकृति में ये फास्ट वृद्धि के लिए है और यह धीरे धीरे क्या वृद्धि क्या करने के लिए है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर से वही शैवाल व कवक का सहजीविता जो संबंध है उससे किसका निर्माण होता है, तो उससे निर्माण होता है लाइकेन का। क्या, लाइकेन। लाइकेन में बता चुका हूँ, लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का जो संबंध है उसको लाइकेन कहा जाता है। और संबंध कैसा है, सहजीविता, यानी दोनों को लाभ होता है। अगला देखिए, एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति अप्रभावित रहती है, इस तरह के संबंध को, ये +0 हो गया। और +0 जो संबंध है उसको क्या कहा जाता है, सहभोजिता। क्या कहा जाता है, सहभोजिता। इंग्लिश में इसको कॉमनसेलिज्म कहते हैं, राइट। एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो अपने अंडों को दूसरे जंतु के घोंसले में देता है। तो होता क्या है, जो कोयल है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है और बदले में क्या होता है, जो कौवा है वो अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल करता है, लेकिन कौवे को पता नहीं होता है, ठीक है। वो अपने बच्चे की तरह अंडों को क्या है, देखभाल करता है, उसको सेता भी है। बाद में जो कोयल है ना, बच्चे वगैरह निकल जाते हैं उसके साथ में क्या वो ले आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयल। और यह एक अंड परजीविता का उदाहरण है, इसको अंड परजीविता, ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है। आगे सहोपकारिता का जो उदाहरण है, तो ये तो लाइकेन ही हो गया। लाइकेन जो है वो सहजीवी या सहोपकारिता का उदाहरण है। एक है प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, एक जीव है उसको लाभ होता है, दूसरे जीव को लाभ नहीं होता है, ठीक है। तो सहभोजिता जैसे ही प्रोटोकॉपरेशन है, तो क्या होता है, जैसे दो जीव हैं वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर सहयोग ना करें तब भी क्या है, वो दूसरे को मतलब क्या है, एक दूसरे के बिना क्या जीवित रह लेंगे। तो प्रोटो कोऑपरेशन का उदाहरण क्या है, ऐसे समझ लो जैसे हर्मिट क्रेव है, ठीक है। तो हर्मिट क्रेव है, दूसरा सी एनीमून है, सी एनीमून है, इनका जो संबंध है ये भी प्रोटो कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है। अगला समुद्री एनीमून यानी सी एनीमून और क्लाउन मछली का उदाहरण है। तो यह उदाहरण है किसका, सहभोजिता का। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि सी एनीमोन जो है उसके पास दंश कोशिकाएं होती हैं, यानी उससे क्या जहर निकलता है। और क्लाउन मछली है वो उससे क्या चिपक जाती है, क्लाउन मछली पे क्या सी एनीमोन चिपक जाते हैं, तो इससे क्या क्लाउन मछली का शिकार नहीं हो पाता है। बदले में क्या है, सी एनीमोन को क्या मिलता है, कुछ नहीं। तो ये संबंध क्या कैसा हो गया, एक को फायदा है प्लस दूसरे को क्या हो गया, कुछ नहीं, यानी 0। अगला कुत्तों पर चिंचिड़ियां। कुत्तों पर चिंचिड़ियां टिक्स यानी क्या है, ऐसे कह सकते हैं कुत्तों पर जो परजीवी क्या कुछ है होते हैं जो खून पीते हैं उनको चिंचिड़िया कहते हैं। और मानव पर जो जीव हैं वो भी क्या खून पीते हैं। तो यह किस तरह के क्या किसका उदाहरण है, यह है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीविता।
शरीर के बाहर से जो जीव जंतु हैं वह खाना लेते हैं, यानी रक्त क्या रक्त लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, परजीवी और बाह्य परजीवी। अगला सत्य सत्य बताना है। अमरवेल जो है एक परजीवी पौधा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा सामान्यतः बाढ़ पौधों पर क्या वृद्धि करता है, ये बिल्कुल राइट है। अगला पक्षियों में ब्रूड पैरासिटिज्म, मैंने अभी बताया था। अंड परजीविता, कोयल और कौवे का क्या जो उदाहरण है, तो परजीविता का लुभावना उदाहरण है, बिल्कुल परजीविता का उदाहरण है, वो अंडे पर निर्भर है, ठीक है, उदाहरण कोयल। तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। अगला यकृत, पूर्णांक, लिवर फ्लूक अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोंघा और यहाँ पर मछली पर निर्भर करता है, तो ये गलत है, यहाँ पर मछली नहीं है, यहाँ पर भेड़ हो जाएगी। अगला प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि चरघातांकी वृद्धि होते रहे, ठीक है, ये बिल्कुल क्या सत्य है। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये माना जाता है कि किसी भी प्रकृति में कोई जनसंख्या है, अगर उसको संसाधन दिए जाए, रहना खाना वगैरह क्या है ना, तो क्या वो क्या है, असीमित रूप से क्या बढ़ जाएगी, मतलब वह बहुत भारी संख्या में बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या ऐसा होता है, ऐसा एक हद तक होता तो है ना, किसी को संसाधन दिए जाए, जैसे मानव की जनसंख्या है तो पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई है, क्यों, क्योंकि संसाधन ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी वह असीमित नहीं होती है ना, मतलब चरघातांकी वृद्धि, यानी ऐसा है कि जनसंख्या क्या बढ़ती रहेगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक कुछ नियम होते हैं जिनकी वजह से क्या है, वह जो जनसंख्या है वो इसकी एक लिमिट होती है, राइट। अगला अलैंगिक जनन करने वाले व्यष्टियों के समूह को भी पारिस्थितिक अध्ययन करने के लिए समष्टि मान लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। जैसे कोई जीव है लैंगिक जनन कर रहा है या अलैंगिक जनन कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी समष्टि मान लिया गया है, यानी जनसंख्या मान लिया गया है, तो ये भी राइट। आगे देखिए, अगला है चरघातांकी वृद्धि के लिए dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन, वेयर आर जनन क्षमता है, नहीं आर जनन क्षमता नहीं है, आर है रेट ऑफ नेचुरल इंट्रिंसिक रेट, ठीक है, तो आर जनन क्षमता नहीं, आर क्या है, तो फिर आर है प्राकृतिक आंतरिक नेचुरल इंट्रिंसिक रेट कहते हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में लिख कर देता हूँ, नेचुरल इंट्रिंसिक रेट, ठीक है, तो ये जनन क्षमता तो क्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए इस सीमा को पोषण क्षमता कहते हैं। देखो प्रकृति में अगर कोई जनसंख्या है उसके पास एक एक लिमिट रहती है ना, तो वह पालन पोषण के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को क्या कहा जाता है, इस सीमा को या इस लिमिट को कहा जाता है पोषण क्षमता, इससे के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, केयरिंग कैपेसिटी कहा जाता है इसे। आगे संभार तंत्र, लॉजिस्टिक वृद्धि के लिए डी एन डी टू इक्वल टू आर एन के माइनस के है, बिल्कुल सही समीकरण है ये वाला, ठीक है, मतलब जनसंख्या की वृद्धि के लिए दो वक्र हैं, है ना, तो उसमें पहला है चरघातांकी वृद्धि, दूसरा है संभार तंत्र या लॉजिस्टिक वृद्धि। तो लॉजिस्टिक वृद्धि के लिए जो समीकरण है वह यही है, और चरघातांकी वृद्धि के लिए dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन, है ना, आर मैंने बताया नेचुरल इंट्रिंसिक रेट। आगे dn अपॉन dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के बराबर आर बराबर प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक, है ना, ये है नेचुरल इंक्रीज ऑफ इंट्रिंसिक रेट, तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण सहजीवी है, तो पाइसेस्टर जो स्टार फेस यानी तारामीन जो है वो सहजीवी है, सहजीवी नहीं है, यह एक परवच्छी है, परवच्छी मतलब शिकार करता है, ठीक है, तो यह परवच्छी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, मैचिंग बताना है, प्लस प्लस का संबंध है उसको सहजीविता कहते हैं, और सहजीविता को ही सौपकारिता कहा जाता है, तो इसको भूलना नहीं है, तो ये संबंध इससे हो जाएगा। दूसरा माइनस माइनस का जो कंपटीशन संबंध जो है उसे कहा जाता है अंतरजातीय परजीविता। दूसरा
प्लस माइनस का जो संबंध है वो परजीविता में आता है। प्लस माइनस में, प्लस परजीविता में क्या होता है, एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। अगला संबंध है प्लस जीरो का जो संबंध है मैंने बता दिया था, यह सहभोज्यता का है। इसमें एक जाति को लाभ तथा दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है। तीसरा है माइनस जीरो। तो माइनस जीरो का, एक मिनट, माइनस जीरो ये आएगा, और स्पर्धा का, कंपटीशन का माइनस माइनस, स्पर्धा में दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, फिर से बता दूं इसको, एक मिनट। प्लस प्लस का संबंध ये हो गया सौपकारिता को, माइनस माइनस का ये कंपटीशन को, स्पर्धा को, प्लस माइनस का संबंध ये परजीविता को है, प्लस जीरो का सहभोज्यता को है, और माइनस जीरो का अंतरजातीय परजीविता। आगे जो लाइकेन है, वो लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का दूसरा नाम सौपकारिता कहा जाता है। स्पर्धा, एक मिनट में इसको यहाँ देख लेता हूँ। लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण है, सहजीविता को सौपकारिता कहा जाता है। स्पर्धा, स्पर्धा जो है वो किस में होता है, हानिकारक पारस्परिक क्रिया है। ठीक है, मतलब ऐसी क्या क्रिया जिसमें क्या होता है, दोनों को हानि होती है, और ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों को नुकसान होता है उसको कंपटीशन या स्पर्धा कहा जाता है। नागफनी क्या है, तो नागफनी को कैक्टस कहते हैं, और नागफनी के जो पत्तियां हैं, है ना, वो कांटों में चेंज हो जाती हैं। तो पर्णकाय स्तंभ। दूसरा लैंगिक कपट, तो लैंगिक